इस साइंस फिक्शन स्लैशर कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसे कि काफी समय से यूएस फैसिलिटी के अंदर कैद करके रखा गया था। दरअसल जेसन के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जिससे कि उसने कई आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। जैसे कि जेसन के पास इतनी ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज होती है कि वो अपना कोई भी घाव भर ले, और यही सारी चीजें जेसन को खतरनाक बनाती थी। अब यहाँ जेसन की बॉडी को पूरी तरीके से बांधा गया होता है, इसीलिए वो जानबूझकर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। तभी वहां मौजूद एक सिक्योरिटी जेसन को देखने चला आता है। उसने तो जेसन को शांत रहने के लिए कहा और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया। कुछ ही देर बाद हमें वहां यूएस मिलिट्री के कई सारे सीनियर ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। उनमें से रोवेन नाम की एक वैज्ञानिक होती है और सीनियर ऑफिसर डॉक्टर विमर होते हैं। रोवेन यहाँ पर डॉक्टर विमर से कह रही थी कि हमें जेसन को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती से आजाद हो गया तो अपने सामने आने वाले सारे इंसानों को मारता जाएगा। लेकिन डॉक्टर विमर साफ साफ कहते हैं कि हमने ये कोशिश करके देख ली है, हम चाहे जितनी भी चोट जेसन को दे दें, लेकिन वो अपनी हीलिंग एबिलिटी से रिकवर कर ही लेता था। इसीलिए जेसन नाम के उस अपराधी को मारना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है। यहाँ तक कि रोवेन डॉक्टर विमर को आइडिया देती है कि हमें जेसन को बर्फ में जमा देना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट वो एक ही जगह पर रहेगा और ना ही कभी आजाद हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर विमर यहाँ पर थोड़े लालची हो चुके थे। उन्होंने तो रोवेन और बाकी सोल्जर्स को समझाया कि हम जेसन की इस हीलिंग एबिलिटी का यूज अपने लिए कर सकते हैं। अगर हमें बायोलॉजिकल लेवल पर ये सारी चीजें पता चल गई कि जेसन किस तरीके से हील करता है, तो ये प्रॉपर्टी हम अपने सोल्जर्स को भी प्रोवाइड कर सकते थे, जिससे कि जंग में हमारी काफी ज्यादा मदद होगी, और तो और किसी की जान भी नहीं जाएगी। यही इंटेंशन लेकर वो सारे लोग अब जेसन के पास जाने लगे जहां उसे कैद करके रखा गया था। अब यहाँ डॉक्टर विमर के सोल्जर्स जैसे ही जेसन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, तब शॉकिंग बात ये हुई कि वहां जेसन मौजूद ही नहीं होता। उस जगह पर वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसे कि जेसन ने मार कर वहां लटका दिया होता है। यानी कि खतरनाक बात ये थी कि जेसन अब आजाद हो चुका है। पर अब अगले ही मोमेंट में जेसन किसी को मौका नहीं देता और सीधा वहां पर आकर सभी पर हमला करने लगता है। एक एक करके जेसन ने सारे सोल्जर्स को मार गिराया। वो तो जरा भी रहम नहीं करता कि उसके सामने कौन है। जेसन उन सभी को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि वो किसी खिलौने जैसे हैं। अब यहाँ डॉक्टर विमर जो बहुत ज्यादा डर गए थे, वो तो वहां से भागने लगे, लेकिन जेसन के हाथ में जो वेपन होता है उसने फेंक कर मारा, जिससे कि वो वेपन डॉक्टर विमर के बॉडी के आर पार हो गया। डॉक्टर विमर और कर्नल भी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। थोड़े ही समय में वहां रोवेन भी आई और उसने सारी चीजें देख ली कि कैसे जेसन ने उसके सभी साथियों को मार गिराया है। इसीलिए अब रोवेन ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए जेसन को उस चैम्बर में लेकर चली जाएगी जहां पर कम टेम्परेचर करके उसे जमाना है। रोवेन तो सबसे पहले एक शॉटगन लेकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जेसन भी काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रोवेन उससे काफी ज्यादा चालाक थी। उसने तो जेसन को बेवकूफ बनाकर उसी चैम्बर में फंसा दिया जहां का टेम्परेचर अब वो काफी कम करने लगती है। धीरे धीरे जेसन पूरी तरीके से जमने लगा था और अब यहाँ रोवेन एक मिरर की मदद से जेसन को देख रही थी, लेकिन जेसन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने चैम्बर के अंदर से ही रोवेन को चाकू मार दिया। रोवेन अब बहुत ही घायल हो जाती है। चैम्बर में भी छेद होने के कारण अब वो टेम्परेचर चारों तरफ फैलने लगा, जिससे कि वो पूरी की पूरी फैसिलिटी ही एकदम बर्फ में कन्वर्ट होने लगती है। यहाँ अब दोनों के पास भी कोई रास्ता बचा नहीं था। जेसन के साथ रोवेन भी उस जगह पर फंस गई और टेम्परेचर कम होने के कारण वो दोनों वहीं पर इसी तरीके से जमे रह गए। यानी कि अब रोवेन भी कभी वहां से निकल नहीं पाएगी। अब इन सारी चीजों के बाद हमें कई 100 साल का समय दिखाया जाता है। ये वो सिचुएशन थी जब पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डेजर्टेड एरिया मौजूद था। पृथ्वी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि सारे इंसान यहाँ से ट्रेवल करके अर्थ 2 नाम के प्लेनेट के ऊपर चले गए थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही अर्थ 1 पर इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए जिससे कि आधी पॉपुलेशन वहीं पर खत्म हो गई। इसीलिए बचे हुए इंसानों को अर्थ 2 नाम के एक हैबिटेबल प्लेनेट की तरफ मूव करना पड़ा। अब हमें यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स दिखाए जाते हैं जो कि अर्थ 2 से अर्थ 1 पर आए थे ताकि वो किसी बचे खुचे रिसोर्सेस और अलग अलग चीजों की डिस्कवरी कर सके। अब अर्थ 2 से आए हुए वो सारे रिसर्चर्स उस चैम्बर की तरफ पहुंच चुके होते हैं जहां जेसन और रोवेन की बॉडी एकदम से प्रिजर्व होकर वहीं पड़ी हुई थी। उन सारे रिसर्चर्स का कैप्टन ब्रैंडन नाम का एक आदमी होता है। वो तो अपनी पूरी टीम को लेकर लगातार आगे बढ़ ही रहा था, तभी लकीली उन सारे लोगों को जेसन और रोवेन की बॉडी मिल गई थी। वो सब काफी खुश होते हैं क्योंकि ये लोग काफी पुराने लग रहे थे। चेकअप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जेसन तो नहीं, लेकिन रोवेन की बॉडी अभी भी अच्छी तरीके से प्रिजर्व है, यानी कि उसे वापस जिंदा किया जा सकता है।
है, क्योंकि इतने समय बीतने के बाद उन सभी रिसर्चर्स के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे कि नैनोटेक कहा जाता था। इस नैनोटेक की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान की बॉडी सेल्स को रिकवर करके वापस से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जीने के लिए। लेकिन जब उन्होंने जेसन को अच्छी तरीके से देखा तब उन्हें पता चलता है कि इसे नहीं ठीक किया जा सकता। अब यहाँ ब्रॉडस्की नाम का एक मेंबर जेसन की बॉडी को चेक कर रहा था, तभी अचानक टच करते टाइम जेसन की बॉडी हिलने लगी और वो तुरंत ही ब्रॉडस्की के ऊपर गिर जाती है। जेसन के हाथ में जो चाकू मौजूद था उससे ब्रॉडस्की का हाथ ही कट गया। ब्रॉडस्की बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाता रहता है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स तुरंत ही आकर उसे ठीक करते हैं। और तो और उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए ब्रॉडस्की को इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उसके हाथ को वापस से जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ ब्रैंडन ने अपनी पूरी टीम को कमांड दिया कि हम इन दोनों बॉडीज को लेकर तुरंत ही अपने स्पेसशिप में चले जाएंगे। वो सभी ट्रांसफर का काम करते हुए अपने मेन स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, जो कि कुछ ही समय में अर्थ 2 नाम के उनके करंट प्लैनेट पर चला जाएगा। सबसे पहले उनकी रिसर्च टीम के पास रोवेन को लेकर आया गया, जिसे कि नैनोटेक का यूज करके ठीक किया जाने लगा। लेकिन जेसन को मरा हुआ सोचकर उन्हें एक एड्रीन नाम की इंटर्न के पास भेज दिया जाता है, जो कि जेसन की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करेगी और उसके बारे में पता लगाएगी। स्पेसशिप के ऊपर तो कर्नल एसएल भी मौजूद थे और उनके साथ उनकी पूरी सोल्जर्स की टीम होती है, जो इन सारे वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की प्रोटेक्शन का ध्यान रखते थे। ब्रैंडन यहाँ पर काफी खुश था, क्योंकि उसे एंशिएंट लोग मिले होते हैं जो कि उन्हें पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में बताने में मदद कर सकते थे। वहाँ दूसरी तरफ ब्रॉडस्की, जिसका हाथ कट चुका था, उसे भी नैनोटेक की मदद से ठीक कर दिया जाता है। वो तो थोड़ी ही देर में एकदम नॉर्मल हो चुका था और उसका हाथ भी जुड़ गया होता है। लेकिन रोवेन के ऊपर अभी भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि वो इतने सालों से बर्फ में प्रिजर्व थी, इसीलिए उसके पूरे बॉडी सेल्स को जगाना और सारी चीजें एक्टिवेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय में रोवेन होश में आ जाती है। रोवेन को तो सिर्फ ये याद होता है कि वो जेसन से लड़ाई कर रही थी और वो किसी भी तरीके से जेसन को खत्म करना चाहती है। लेकिन अब रोवेन को ब्रैंडन ने सारी बातें बताई कि किस तरीके से तुम इतने सालों से बर्फ में प्रिजर्व थी, जिसके बाद हमने तुम्हें रेस्क्यू किया और अपने नए प्लैनेट पर लेकर आ रहे हैं। रोवेन का फिलहाल दिमाग बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, इसीलिए वो थोड़े समय के लिए आराम करने की मांग करती है और उसे दूसरे चेंबर में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं अब हमें ब्रैंडन अपने एक सीनियर से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो उन्हें जेसन और रोवेन के बारे में बता रहा था। दरअसल ब्रैंडन को लग रहा होता है कि जेसन और रोवेन, जो कि इतने साल पुराने लोग हैं, उन्हें अगर ब्रैंडन बाकी लोगों के सामने लेकर आए तो उसे काफी पैसे मिल सकते थे। लेकिन वो दूसरा सीनियर आदमी कहता है कि चाहे तुम कितने भी पुराने इंसान ढूंढ लो, पर फ्यूचर के इंसान उससे कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहते। हाँ, लेकिन जेसन नाम का वो आदमी जो अपने जमाने में एक बहुत ही बड़ा किलर था, अगर तुम उसकी बॉडी को सौंप दो तो उसके बदले तुम्हें काफी पैसे मिल सकते थे। ब्रैंडन इस बात से खुश हो जाता है और अब वो ऐसा ही करेगा पैसों के लिए। वही अब हमें उन सारे रिसर्चर्स की टीम दिखाई जाती है जो आपस में मजे करने में बिजी थे। लेकिन एड्रीन को तो काम दिया गया था कि वो जेसन की पूरी बॉडी की एनाटॉमी देखे और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करे। एड्रीन ने तो सबसे पहले जेसन की आंखें निकाली, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी तक आने लगी ताकि वो उसे काट कर निकाल सके। लेकिन एड्रीन जैसे ही ध्यान अपनी दूसरी तरफ करती है, तभी अचानक हमें दिखाई दिया कि जेसन अपना हाथ हिला पा रहा है। हालांकि एड्रीन ने भी नोटिस किया कि आखिरकार जेसन हिल कैसे सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर गया है। तभी अचानक जेसन होश में आ गया और वो तुरंत ही एड्रीन को पकड़ के मारने लगा। जेसन ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सबसे पहले एड्रीन के सर को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया और उसके पूरी तरीके से जमने के बाद उसके सर को जमीन से टकरा दिया, जिससे कि एड्रीन का पूरा सर चकनाचूर हो जाता है। ये सीन देखने में इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी के भी होश उड़ जाए। और अब शायद इन सारे रिसर्चर्स ने सबसे बड़ी गलती कर दी है जेसन को अपने स्पेसशिप में लाकर, क्योंकि वो अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ने वाला था। जेसन ने तो अपने खतरनाक हथियार भी निकाल लिए थे और तो और जेसन को वहाँ और भी ज्यादा वेपन्स मिल जाते हैं जो उसके ही काम आने वाले थे। जेसन तो अब उन सारे वेपन्स को लेकर सभी को खत्म करने चला गया। अब यहाँ ब्रैंडन रोवेन को सारी बातें समझा रहा था कि किस तरीके से हमने तुम्हें रेस्क्यू किया है। साथ ही साथ ब्रैंडन ने जब रोवेन से जेसन के बारे में पूछा तो रोवेन कहती है कि जेसन एक बहुत ही खतरनाक किलर है और उसके पास हीलिंग एबिलिटीज है जो कभी मर नहीं सकता। लेकिन जब ब्रैंडन ने ये कहा कि जेसन हमारे साथ इसी स्पेसशिप पर मौजूद है लेकिन वो मर चुका है, लेकिन ये सच्चाई तो सिर्फ रोवेन को ही पता थी कि जेसन को कोई नहीं मार सकता। उसे तो हमने कई सालों तक मारने और टॉर्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन जेसन के
के पास इतनी एबिलिटीज होती हैं हीलिंग पावर्स की कि वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाए। हालांकि फिलहाल के लिए ब्रैंडन रोवन को लेकर अपने बाकी साथियों से मिलाने लेकर चला जाता है। रोवन का ध्यान कुछ समय के लिए डाइवर्ट हो गया था और वो सभी से मिलने में बिजी हो गई। तभी अचानक एक मेंबर को तलवार मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था। इससे रोवन तुरंत ही समझ गई कि ये काम जेसन का ही हो सकता है, पर ब्रैंडन तो बार बार कह रहा था कि जेसन तो मर चुका है, आखिर वो जिंदा कैसे हो गया। रोवन फिलहाल के लिए उनसे डिस्कशन नहीं करती और सीधा वो इस बात की कंफर्मेशन के लिए एड्रिन के कैबिनेट में चले जाते हैं। वहां पर उन्हें जेसन नहीं बल्कि एड्रिन की डेड बॉडी दिखाई दी, जिससे कि सारे लोग अलर्ट हो गए और वो समझ गए थे कि जेसन अब आजाद हो चुका है। रोवन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एक साथ मिलकर भी जेसन को नहीं खत्म कर सकते। फिर भी कमांडर एसएल तुरंत ही अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करने लगते हैं। उन्होंने सायरन बजाकर ये कमांड दे दिया कि हमें किसी भी हालत में जेसन को पकड़कर जान से मारना है, नहीं तो हम अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। सारे के सारे सोल्जर्स इकट्ठा होकर अपने वेपन्स लेने लगे, जिससे कि वो खुद की और अपनी टीम की भी प्रोटेक्शन कर सकें। अब हमें यहाँ पर दो मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि रूम के अंदर एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। बेन नाम का वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के साथ काफी एंजॉय करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए बेन तुरंत ही उसे देखने के लिए चला गया और दरवाजे को ओपन किया, लेकिन ठीक उसके सामने जेसन खड़ा होता है, जिसने कि बेन की बॉडी में वो तलवार घुसा दी और उसे पूरी तरीके से स्टैब करके निकाल दिया। स्टेसी के तो पूरे मुंह के ऊपर खून गिर चुका होता है और वो काफी चिल्लाने लगती है। जेसन फिर बेन की डेड बॉडी को अपने साथ खींचते हुए लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर में जेसन के जाने के बाद वहां पर बाकी रिसर्चर्स आते हैं और उन्होंने सबसे पहले स्टेसी को रेस्क्यू किया, जो काफी डरी हुई और घबराई थी। अब हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो कि कमांडर एसएल के पास आकर कह रहा था कि मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम जेसन की जान मत लेना, सिर्फ उसे घायल कर देना। अब बहुत सोचने के बाद कमांडर एसएल ने ब्रैंडन की बात मान तो ली थी, लेकिन जब वो अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास आया तो उसने तुरंत ही कमांड दे दिए कि हमें जेसन को जान से मारना है, क्योंकि एसएल को पता था कि अगर जेसन को नहीं मारेंगे तो वो उन्हें खत्म कर देगा, और अगर वो सभी जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसों का क्या मतलब, जो कि एक करेक्ट डिसीजन होता है कमांडर एसएल की तरफ से। सारे सोल्जर्स बिखर जाते हैं जेसन को पकड़ने के लिए। वहीं हमें अब डायलस नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा था, और उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है। डायलस तुरंत ही उस क्रिएचर से बचते हुए उसके ऊपर फायर करता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है। हालांकि वो क्रिएचर काफी खतरनाक था और वहां तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी ब्रॉड्स्की वहां पर आकर डायलस की मदद करता है और उस क्रिएचर को मार देता है। तब जाकर हमें पता चला कि डायलस और ब्रॉड्स्की एक वीआर गेम में मौजूद थे और अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में अचानक वहां एक और क्रिएचर आ गया, पर उसे और किसी ने नहीं बल्कि जेसन ने अपनी तलवार की मदद से काट के मार दिया होता है। ब्रॉड्स्की और डायलस को लग रहा था कि शायद ये भी गेम का एक पार्ट है जो कि इनहेंस होकर आया है, लेकिन अब जेसन ने अपनी तलवार की मदद से भी डायलस और ब्रॉड्स्की को भी मार दिया। पर ये फिलहाल के लिए पूरी चीजें वीआर में होती हैं, यानी कि ये रियलिटी नहीं थी। थोड़े समय में गेम खत्म होने के बाद वो सभी गेम में से बाहर आ जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद जेसन ने सबसे पहले ब्रॉड्स्की को मार दिया और उसकी पूरी हड्डियों को ही तोड़ दिया था। फिर वो तुरंत ही चला जाता है डायलस के पास, जो उसके पूरे स्कल को ही तोड़ देता है, यानी कि डायलस का पूरा सर की हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। जेसन की पावर्स का अंदाजा हम इन सारी चीजों से ही लगा सकते हैं। अब इन सभी लोगों की मृत्यु के बाद जेसन अब रोवन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा था। कमांडर एसएल को तो अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती जा रही थी, इसीलिए उसने बाकी बचे हुए सोल्जर्स को सावधान कर दिया था कि शायद जेसन आसपास ही है। अब हमें यहाँ पर क्रच नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि पायलट डिपार्टमेंट में काम करता था। तभी अचानक जेसन उसके पीछे से आकर क्रच को जान से मारने ही जाता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि कमांडर एसएल और उसके साथ मौजूद कई सारे सोल्जर्स उस जगह पर सही समय पे पहुंच गए। उन्होंने लगातार फायर करना स्टार्ट किया, जिससे कि जेसन को मार दिया जा सके, पर जेसन इतना फास्ट होता है कि वो उन सारे गोलियों से बचते हुए वहां से कहीं दूर चला गया। हालांकि क्रच की जान बच चुकी होती है, लेकिन एक सेकंड भी देरी होती तो क्रच मारा जाता। कमांडर एसएल ने अपने सारे सोल्जर्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था, ताकि वो जेसन को ढूंढकर उसे खत्म कर दें। सभी सोल्जर्स को ओपन फायर की परमिशन दे दी गई थी। स्वैन नाम का एक सोल्जर जब एक कोने से जा रहा था जेसन को ढूंढने के लिए, तो जेसन ने उसे पकड़ लिया और अपनी नुकीली तलवार की मदद से जान से मार दिया। कॉन्डर नाम की एक सोल्जर को तो उसने काफी बुरी तरीके से खत्म किया होता है। ये बातें किसी को नहीं पता चल रही थी, क्योंकि जेसन छुप छुप कर एक के ऊपर एक हमला कर रहा था। वहीं अब हमें किक्स्टर नाम का एक सोल्जर दिखाया
जाता है, जो कि जब आगे बढ़ रहा था तो उसके पीछे से जेसन आ गया, लेकिन किकस्टर ने किसी भी तरीके से जेसन से पीछा छुड़ाया और उसके ऊपर मल्टीपल गोलियां फायर कर दी। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद जेसन तो हिल भी नहीं पा रहा था, जिसकी रिपोर्टिंग अब किकस्टर ने अपने टीम मेंबर्स को दे दी होती है, जिससे कि वो काफी खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमने जेसन को खत्म कर दिया है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। किकस्टर खुशी मना रहा था और उसके ठीक पीछे से जेसन खड़ा हो जाता है और नुकीले चाकू की मदद से उसकी बॉडी को 2 भाग में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बुरी तरीके से मौत किसी ने भी नहीं देखी होगी जिस तरीके से जेसन उन सारे सोल्जर्स को मार रहा था। यहाँ तक कि एक फीमेल सोल्जर जो सिंपली जा रही थी और वो जेसन को मारने की इंटेंशन में भी नहीं आई थी, लेकिन जेसन इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसने तो उस लेडी सोल्जर का भी गला काट दिया और वहीं पर छोड़ दिया। अब ऑलमोस्ट सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं एसएल कमांडर की टीम से, इसीलिए एसएल बड़े सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि कहीं उसके सामने जेसन ना आ जाए और उसके ऊपर हमला ना करे। हालांकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जेसन के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। जेसन ने अब तुरंत ही कमांडर को पकड़ लिया और उसके पेट में नुकीले वेपन घुसाने लगा। हालांकि कमांडर इतने छोटे हमले से मरने नहीं वाले थे, लेकिन जेसन उन पर मल्टीपल वार करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घायल हो गए और सोल्जर्स की पूरी टीम खत्म होने लगी। यहाँ ब्रैंडन और बाकी सारे लोग जो कंट्रोल रूम में मौजूद थे वो इस बात से काफी डर रहे होते हैं, लेकिन ब्रैंडन सभी को शांत कराते हुए कहता है कि हम जेसन को बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी स्पेसशिप एक बहुत ही बड़ी स्पेस रिसोर्स सेंटर में पहुंचने वाली है। वहां पर कई सारे सोल्जर्स होंगे जो जेसन को पकड़कर वहीं खत्म कर देंगे। लेकिन शायद इन सारी चीजों में उनका लक काम नहीं करता, क्योंकि जेसन सीधा कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पर दोनों पायलट स्पेसशिप को लैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं स्पेस स्टेशन में, लेकिन जेसन ने उन दोनों को ही जान से मार दिया, जिससे कि वो कंट्रोल पूरी तरीके से खो देते हैं और उनकी स्पेसशिप स्पेस सेंटर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकल गई थी। स्पेस सेंटर धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे मारे गए, यानी कि अब उन सभी के पास स्टे करने के लिए और मदद के लिए कोई बचा ही नहीं है। अब अचानक से उस चैम्बर के अंदर से भी कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रॉबिन समझ गई कि शायद ये जेसन ही हो सकता है और अगले ही मोमेंट में जेसन मिरर तोड़ते हुए अंदर घुस गया था। रॉबिन सारे के सारे लोगों को बचाकर दूसरी तरफ लेकर जाती है, लेकिन सिर्फ वहां पर फंस गया था तो ब्रैंडन ही। ब्रैंडन तो जेसन के सामने भीख मांगता है कि वो चाहे जितने पैसे ले ले लेकिन उसे छोड़ दे, पर ब्रैंडन को क्या पता था कि जेसन को पैसों की नहीं बल्कि इंसानों को मारने में मजा आता है। जेसन ने तुरंत ही साइड में से एक नुकीले वेपन निकाला और तुरंत ही ब्रैंडन को मारकर खत्म कर दिया। रॉबिन तो सभी लोगों के साथ एक सेफ जगह पर छुप गई थी और स्टेसी को शांत करा रही होती है, क्योंकि अब उनकी रखवाली के लिए कोई और जिंदा ही नहीं बचा है। सोल्जर्स की पूरी टीम कमांडर के साथ ही खत्म हो चुकी थी और अब जेसन पूरी तरीके से आजाद था और किसी को भी जान से मार सकता था। अब थोड़ी ही देर में रॉबिन, क्रच और बाकी बचे हुए लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी एस्केपिंग पॉड का यूज करना पड़ेगा जो इस स्पेसशिप से हमें दूर लेकर जाए। तभी क्रच बताता है कि हमारे पास एक छोटी स्पेसशिप भी है जिसके अंदर हम सारे लोग बैठकर यहाँ से दूर जा सकते हैं। इसीलिए रॉबिन ने उनके साथ प्लान बनाया कि क्रच और बाकी लोग जाकर स्पेसशिप को एक्टिवेट करेंगे और हम सभी पीछे पीछे उनके पास आएंगे, जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। रॉबिन को इसीलिए डर लग रहा था क्योंकि जेसन अभी भी खुला घूम रहा है, उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तो खत्म ही कर देगा। रॉबिन ने तो एक एडवांस गन भी उठा ली थी जिससे कि वो अपने प्रोटेक्शन करे और अब वो स्टेसी और बाकी लोगों को आगे लेकर बढ़ने लगी। वहीं अब हमें क्रच दिखाई दिया जो कि अकेले जाकर स्पेसशिप के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा था ताकि वो छोटी वाली स्पेसशिप को एक्टिवेट करे और उसका यूज करके यहाँ से निकल जाए। जब रॉबिन और बाकी सब मेन चेंबर में आते हैं तो उन्हें दिखाई देती है ब्रैंडन की बॉडी जिसका सर गायब था और अब अचानक ब्रैंडन का सर क्रच के सामने आ जाता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि जेसन ने पकड़ कर रखा था। जेसन ने तो अब बहुत ही बुरी तरीके से क्रच को पकड़ा और उसके सर को कंट्रोल सेंटर में घुसा घुसा कर मार दिया, यानी कि अब क्रच का भी काम तमाम हो चुका है। अब यहाँ पर ये सारी बातें रॉबिन और बाकी लोगों को भी पता चल चुकी थी कि क्रच भी मारा गया, यानी कि उन्हें मैन्युअली कंट्रोल करना होगा उस दूसरी वाली स्पेसशिप को। सबसे पहले रॉबिन ने स्टेसी जो कि घायल हुई थी उसे छोटी वाली स्पेसशिप के अंदर रख दिया और बाकी लोगों को ढूंढने चली गई। अब हम यहाँ पर स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कैम नाम की एक एंड्रॉइड रोबोट के साथ मौजूद था। दरअसल कैम को नई टेक्नोलॉजी का यूज करके इसीलिए बनाया गया होता है ताकि वो सारी मैनुअल टेस्टिंग खुद से कर सके, लेकिन स्टोन तो यहाँ पर कैम के साथ कुछ अलग ही प्लान बना रहा था और उसके साथ रोमांस भी कर रहा था, यानी कि एक इंसान किसी रोबोट के साथ प्यार जता रहा है। रॉबिन स्पेसशिप के बाहर कुछ लोगों के साथ मौजूद थी,
लेकिन वो जैसे ही छोटी वाली स्पेसशिप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तभी अचानक उसका दरवाजा बंद हो गया था, क्योंकि उस छोटी स्पेसशिप को केसी कंट्रोल कर रही होती है जो यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी। दरअसल वो जेसन के आतंक से काफी डर चुकी होती है, इसीलिए अब बिना किसी की परवाह किए स्टेसी ने स्पेसशिप को चालू किया और वहां से निकलने के लिए एक्सीलेटर दबा दिया होता है। पर उसकी गलती ये थी कि उसने छोटी वाली स्पेसशिप की पाइप को निकाला ही नहीं, जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा मेन शिप से टकराकर वहीं ब्लास्ट हो गई, यानी कि स्टेसी की भी जान चली जाती है। और अब तो सबसे डराने वाली बात ये हुई कि रॉबिन और उसके साथियों के सामने जेसन आ जाता है जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब रॉबिन और उसके साथियों को लगने लगा कि ये उनका आखिरी मोमेंट है, उनके पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था यहाँ से दूर जाने का। तभी उसके ठीक पीछे से स्टोन आ जाता है जो काफी हंस रहा था और उसके साथ साथ केम भी मौजूद थी। रॉबिन ने पहली बार देखा कि केम एक एडवांस रोबोट है जो कि अब जेसन से लड़ाई करेगी और हम सबको बचाएगी, यानी कि एक तरफ थी इंसानों द्वारा बनाई गई एक खतरनाक एडवांस रोबोट और वहीं दूसरी तरफ नेचर द्वारा क्रिएट किया गया एक शैतान जिसके पास बहुत ही खतरनाक हीलिंग एबिलिटीज थी। लेकिन अब जेसन जरा भी मौका नहीं देता और एक तलवार फेंक कर केम की बॉडी में घुसा देता है। केम कुछ समझ ही नहीं पाती और वहीं पर डीएक्टिवेट होकर बैठ गई। पर जेसन को यह क्या पता था कि ये तो कैम की एक चाल है। जेसन जैसे ही अपना तलवार बाहर निकालने के लिए गया तभी कैम ने उसके ऊपर मल्टीपल गोलियां चलाने लगी। जेसन पहली बार में ही बहुत घायल हो जाता है और अब कैम भी टूट पड़ी थी उसके ऊपर हमला करने के लिए। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर पीछे से कमांडर एसएल आकर जेसन को पकड़ लेते हैं, यानी कि अभी तक कमांडर एसएल मरे नहीं थे, सिर्फ वो थोड़ा घायल हुए होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केम ने इतनी सारी गोलियां चलाई कि जेसन के पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके सबसे पहले पैर चले गए, फिर हाथ चले गए और धीरे धीरे गोलियों की वजह से उसका सर भी फट गया, यानी कि उन सभी ने मिलकर जेसन जैसे खतरनाक शैतान को मार दिया होता है। और अब वो सभी लोग सबसे पहले कमांडर को जाकर नैनोटेक की मदद से हील करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बुरी बात ये होती है कि उन्हें रिसेंटली पता चला था कि उनकी स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स खराब हो चुके हैं और अब उनके पास यहाँ से बचकर निकलने के लिए बहुत कम समय बचा था, नहीं तो वो भी डीप स्पेस में कहीं गुम हो जाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। रॉबिन तो ब्लैकी नाम के एक आदमी को समझा रही होती है कि अगर हम ब्लास्ट होने वाले पार्ट को स्पेसशिप से अलग कर दें तो हम कुछ समय के लिए बच सकते हैं और शायद हमें कोई रेस्क्यू के लिए मिल भी जाए। ये प्लान सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए सभी लोग यही परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ चले थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जेसन की डेड बॉडी जहाँ पर उन्होंने रखी होती है वो नैनोटेक के ठीक करने की मशीन थी और अब नैनोबॉट्स ने तुरंत ही घायल जेसन को ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। इन सारी बातों से सभी लोग अनजान थे। नैनोबॉट्स को तो जेसन के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने आसपास के मेटल को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर जेसन पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स पर मेटल की परत जम गई थी, यानी कि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है क्योंकि मेटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। जेसन अब सीधा बाकी लोगों के पास चला गया उन्हें खत्म करने के लिए। कैम यहाँ पर फिर से सामने आ जाती है जो कि उसके ऊपर फायर करने लगी, पर इन सारी गोलियों का अब जेसन के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। केम तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जेसन के पास आ गई और उसे काफी मारने लगी, लेकिन यहाँ जेसन ने सिर्फ एक ही पंच मारा जिससे कि केम का सर ही अलग हो जाता है। स्टोन भी वहाँ पर पहुंचकर केम की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जेसन स्टोन को मारने जाता है लेकिन ब्लैकी वहाँ आकर उसे रोकने लगा। ब्लैकी सभी को कहता है कि तुम सब दूसरी चेंबर में चले जाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं इसे यहाँ पर रोक के रखता हूँ। ब्लैकी के कहने पर वो सभी लोग दूसरी जगह चले गए, पर अब ब्लैकी के हाथ में एक बॉम्ब का बटन होता है जिसे कि उसने तुरंत ही दबा दिया, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस पूरे ब्लास्ट में ब्लैकी की जान तो चली गई थी, लेकिन जेसन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसने तो अब एयरलॉक चेंबर के अंदर एक हाथ डाल दिया और वहाँ पर एक छेद कर दिया, जिससे कि सारे लोग उस छेद की तरफ खींचे चले जा रहे थे। लिसा नाम की एक लेडी खुद को संभाल नहीं पाती और वो उस जगह पर चली जाती है जिससे उसकी पूरी बॉडी चकनाचूर हो चुकी थी। हालांकि रॉबिन, कमांडर और कुछ लोग दूसरी जगह पर आने में कामयाब हो गए। और तो और अच्छी बात तो ये होती है कि एक रेस्क्यू स्पेसशिप उनके यहाँ पर आ चुकी थी जो कि बाकी लोगों को चेंबर में आने की इजाजत देती है, लेकिन चेंबर बंद हो चुका था। इसीलिए कमांडर कोशिश करते हैं कि वो स्पेसशिप के बाहर जाकर मैन्युअली उसे खोल दें। वहीं अब स्टोन जो केम के कटे हुए सर के साथ मौजूद होता है, उसने स्टोन को यह एडवाइस दी कि हमें जेसन को वीआर वर्ल्ड में फंसा देना चाहिए, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे लोगों को यहाँ से बाहर जाने का मौका मिलेगा। स्टोन ऐसा ही करता है और अब जेसन को पूरे 3D यानी कि वीआर वर्ल्ड में फंसा दिया गया था। जेसन के सामने दो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, पर
पर जेसन इससे डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होने वाला था। वो तो उन लड़कियों को भी पकड़कर जान से मारने लगता है और उठा उठा कर पटक रहा होता है। जेसन ने तो उस जगह को ही पूरा तबाह कर दिया जिससे कि वीआर भी काम नहीं करता और अब वो तो सीधा बढ़ने लगा था रॉबिन के पास। रॉबिन अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द रेस्क्यू स्पेसशिप के अंदर चली तो जाती है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले वहां काफी सारा ब्लास्ट कर दिया था और अब वो पूरी स्पेसशिप जिसके अंदर अभी भी जेसन मौजूद था वो ब्लास्ट होने लगी। इस मोमेंट के बाद रॉबिन और बाकी लोगों को लगने लगा कि वो सब बच जाएंगे, पर तभी वो सब स्पेस में देख रहे थे कि जेसन काफी स्पीड में उनकी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करता तभी अचानक कमांडर उसके सामने आ जाते हैं और उसे लेकर कहीं दूर जाने लगते हैं। कमांडर ने जेसन को बुरी तरीके से पकड़ लिया था और अब वो लेकर उसे अर्थ 2 प्लेनेट पर लैंड करने लगे थे। इतने ज्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों की बॉडी जलने लगी और वो सीधा जाकर एक लेक के अंदर गिर जाते हैं। उसी लेक के पास एक कपल मौजूद था जो आसमान में इन्हें एक शूटिंग स्टार समझ रहा था। वो दोनों आपस में काफी मजे करने लगे, लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है क्योंकि जेसन अब अर्थ 2 प्लेनेट पर पहुंच चुका है जहां पर काफी भारी मात्रा में इंसान मौजूद होंगे और हमारी ये डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।